हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 101 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर की टाइमलाइन के हवाले से डिटेल से गाइड किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको की फ्रेम के हवाले से डिटेल से गाइड करूंगा। साथ ही साथ बेसिक की फ्रेम्स लगा के हम की फ्रेम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ऑटो की को भी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके मैं एनिमेशन वर्कस्पेस में आ गया और यहाँ राइट क्लिक करके क्लोज एरिया पर क्लिक करके डोप शीट को क्लोज कर दिया। सबसे पहले तो ये समझो कि की फ्रेम होता क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान जुबान में समझाऊं तो की फ्रेम टाइमलाइन में मौजूद किसी भी स्पेसिफिक फ्रेम पर ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी की किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। ब्लेंडर या किसी भी सॉफ्टवेयर में की फ्रेम का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि किस फ्रेम पर किस ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। प्रॉपर्टी जैसे कि स्केल, रोटेशन, पोजीशन वगैरह। डोंट वरी, अभी जब आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अभी के लिए सपोज मैं 10 सेकंड की एनिमेशन बनाना चाहता हूँ 60 FPS के हिसाब से। इसलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पैनल में आया, रेजोल्यूशन को 1920x1080 रहने दिया और फ्रेम रेट को 60 FPS कर दिया। और क्योंकि मैंने 10 सेकंड्स की एनिमेशन बनानी है इसलिए 60 × 10 = 600, तो मेरी एनिमेशन के टोटल फ्रेम्स होंगे 600। इसलिए यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू को मैंने 600 कर दिया। अब मैं ऐसी एनिमेशन बनाना चाहता हूँ कि स्टार्ट में हमारा क्यूब छोटा हो और 5 सेकंड्स तक क्यूब बड़ा होता हुआ दिखाई दे और आफ्टर 5 सेकंड्स क्यूब वापस छोटा होता हुआ दिखाई दे। इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 1 पर ही है ना, क्योंकि की फ्रेम भी उसी पॉइंट पर ऐड होता है जहाँ पर ये प्ले हेड होता है। आफ्टर दिस मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया और एस दबा के इसे इतना छोटा कर लिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में जूम इन करके क्यूब के पास आया और फाइनल आउटपुट को मैं यहाँ फाइनल आउटपुट वाली विंडो में मॉनिटर करूँगा। देखो, अब पहला काम तो मेरा ये है कि मैंने ब्लेंडर को की फ्रेम ऐड करके ये बताना है कि इस फ्रेम पर इस क्यूब का स्केल ये होगा। इसलिए यहाँ से मैंने इस क्यूब पर राइट क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट की फ्रेम पर जिसके आगे आपको आई लिखा दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो टाइमलाइन में फ्रेम नंबर 1 पर ये येलो डॉट ऐड हो गया। इसे ही की फ्रेम बोला जाता है। यही इंसर्ट की फ्रेम वाला काम आप आई प्रेस करके भी कर सकते हो। एनीवेज, अभी अगर आप टाइमलाइन में देखो तो यहाँ फ्रेम नंबर 1 पर एक की फ्रेम ऐड हो गया जिसमें यह डाटा स्टोर है कि ये क्यूब फ्रेम नंबर 1 पर ऐसा दिखाई देगा, यानी कि इस की फ्रेम में स्केल वाला डाटा स्टोर है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 सेकंड्स तक हमारा क्यूब स्केल अप होता हुआ यानी कि बड़ा होता हुआ दिखाई दे। इसलिए यहाँ से मैंने करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक किया और 60 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से 5 सेकंड पर जाने के लिए 60 × 5 = 300, यानी कि फ्रेम नंबर 300 पर मेरा 5वां सेकंड होगा। इसलिए यहाँ मैंने टाइप किया 300 और इंटर दबा दिया। अब अगर टाइमलाइन में आके स्क्रॉल डाउन करके आपको टाइमलाइन में जूम आउट करके दिखाऊं तो देखो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 300 पर आ गया। अब मैंने क्यूब को स्केल अप करके की फ्रेम ऐड करके ब्लेंडर को ये बताना है कि इस फ्रेम तक मेरा क्यूब कितना स्केल अप होगा, यानी कि कितना बड़ा होगा। इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 300 पर ही है ना, और ये देखने के बाद यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके 3D व्यू पोर्ट में जूम आउट करके एस दबा के क्यूब को इतना बड़ा किया और इतना बड़ा करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। आफ्टर दिस आई प्रेस करके इंसर्ट की फ्रेम कर दिया। आप आई दबा के इंसर्ट की फ्रेम करो या राइट क्लिक करके मेन्यू में जाके इंसर्ट की फ्रेम पर क्लिक करके की फ्रेम को ऐड करो, वो आपकी मर्जी है। अब अगर प्ले हेड को स्टार्ट में ले जाके स्पेस बार दबा के आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा क्यूब बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 10वें सेकंड तक ये क्यूब वापस छोटा होता हुआ दिखाई दे। इसलिए यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ मैंने 600 टाइप करके इंटर दबाया। अब टाइमलाइन में जूम आउट किया
तो देखो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 600 पर आ गया, जो कि 60 FPS के हिसाब से 10वां सेकंड है और मेरी एनिमेशन का लास्ट फ्रेम भी है। आफ्टर दिस यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट किया और एस दबा के इसे इतना छोटा किया और आई दबा के की फ्रेम इंसर्ट कर दिया। अब अगर आपको स्टार्ट से एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो पहले हमारा क्यूब छोटे साइज से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर बड़े साइज से वापस छोटा भी हो रहा है। तो मैंने सिंपल सा काम किया, पहले फ्रेम पर मुझे क्यूब छोटा चाहिए था, इसलिए मैंने क्यूब को छोटा करके राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम पर क्लिक करके की फ्रेम लगा दिया और आपको ये बताया कि इंसर्ट की फ्रेम की शॉर्टकट की है आई। आफ्टर दिस फ्रेम नंबर 300 पर मुझे क्यूब बड़ा चाहिए था, इसलिए प्ले हेड को फ्रेम नंबर 300 पर ले जाके क्यूब को बड़ा करके आई दबा के की फ्रेम लगा दिया। आफ्टर दिस मैंने क्यूब को वापस छोटा करना था, इसलिए फ्रेम नंबर 600 पर जाके क्यूब को बड़ा करके आई दबा के की फ्रेम लगा के ब्लेंडर को ये बता दिया कि इस फ्रेम पर क्यूब बड़ा होगा। अब देखो पहले वाले की फ्रेम में क्यूब छोटे साइज का है, दूसरे वाले की फ्रेम में बड़े साइज का है और तीसरे वाले की फ्रेम में वापस छोटे साइज का है, इसलिए एनिमेशन में भी पहले छोटा फिर बड़ा और लास्ट में वापस छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवेज स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया, यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक और क्यूब ऐड किया और यहाँ से करंट फ्रेम पर क्लिक करके 1 टाइप करके इंटर दबा दिया, तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 1 पर आ गया। देखो इस बार मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा क्यूब स्केल भी हो और रोटेट भी हो, इसलिए फर्स्ट फ्रेम पर मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट करके एस दबा के इसे छोटा किया और आई दबा के की फ्रेम ऐड कर दिया। अब करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 300 टाइप करके इंटर दबाया, तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 300 पर आ गया। अब क्यूब को सिलेक्ट करके एस दबा के इसे इतना बड़ा किया और बड़ा करने के बाद आर दबा के जेड दबा के 180 दबा के इसे 180 डिग्री रोटेट कर लिया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म करके आई दबा के की फ्रेम लगा दिया। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो मेरा क्यूब स्केल भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोटेशन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसलिए स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और यहाँ से टाइमलाइन से इस की फ्रेम को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 300 टाइप करके इंटर दबा के मैं प्ले हेड को फ्रेम नंबर 300 पर ले आया और एस दबा के इस क्यूब को इतना बड़ा करके आर दबा के जेड दबा के 360 दबा के इसे 360 डिग्री रोटेट कर लिया। आफ्टर दिस लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म करके आई दबा के की फ्रेम लगा दिया। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो मेरा क्यूब स्केल भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। इन शॉर्ट मैंने आपको ये सिखाया कि की फ्रेम अगर गलत लग जाए तो आप उसे डिलीट करके दोबारा से भी ऐड कर सकते हो। एनीवेज अब यहाँ से इस क्यूब को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके दोबारा से क्यूब ऐड किया और अब बारी है ऑटो की को समझने की, इसलिए अब ऑटो की का यूज़ करके मैं सेम एनिमेशन बनाऊंगा। पहले तो ये समझो कि ऑटो की का फ़ायदा क्या है। देखो अगर मैं यहाँ क्लिक करके इस ऑटो की को ऑन कर दूं तो इसका फ़ायदा मुझे सिर्फ ये होगा कि अब ब्लेंडर ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स को टाइमलाइन में ऐड करता जाएगा और मुझे बार बार आई दबा के की फ्रेम्स को ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसलिए यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके मैं फ्रेम नंबर 1 पर आया और क्यूब को सिलेक्ट करके एस दबा के इसे छोटा किया, तो देखो टाइमलाइन में ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो गया। अब यहाँ से करंट फ्रेम को सिलेक्ट करके 300 टाइप करके इंटर दबा के मैं फ्रेम नंबर 300 पर आ गया और क्यूब को सिलेक्ट करके एस दबा के इसे इतना बड़ा किया, तो देखो फ्रेम नंबर 300 पर भी ऑटो की को ऑन रखने की वजह से ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो गया। आफ्टर दिस क्यूब को सिलेक्ट करके आर दबा के जेड दबा के 360 दबा के लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म किया और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो क्यूब बड़ा तो हो रहा है लेकिन रोटेट नहीं हो रहा। अब रोटेट क्यों नहीं हो रहा वो समझाता हूँ। इसके लिए यहाँ से मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 1 टाइप करके इंटर दबा दिया। अब देखो
ऑटो की को ऑन रखते हुए यहाँ पर फर्स्ट की फ्रेम में मैंने ओनली स्केल किया था, इसलिए पिछली बार इस फर्स्ट की फ्रेम में ओनली स्केल की वैल्यू स्टोर हुई थी, इसलिए मेरा क्यूब स्केल तो हुआ बट रोटेट नहीं। इसलिए इस बार मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑटो की को ऑन रखते हुए ही मेरा क्यूब स्केल भी हो और रोटेट भी हो। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके एस दबा के मैंने इसे छोटा किया, तो यहाँ पर टाइमलाइन में आप देख सकते हो कि एक की फ्रेम ऐड हो गया। अभी इस की फ्रेम में ओनली स्केल की वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके आर दबा के माउस को मूव किए बिना ही लेफ्ट क्लिक करके मैंने एक्शन कंफर्म कर दिया। अब इस की फ्रेम में स्केल की वैल्यू भी स्टोर है और रोटेशन की वैल्यू भी स्टोर है। अब यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 300 टाइप करके इंटर दबा के मैं फ्रेम नंबर 300 पर आ गया। क्यूब को सिलेक्ट करके एस दबा के मैंने इसे इतना बड़ा किया और आर दबा के जेड दबा के जितना क्यूब को रोटेट करना चाहता हूँ उतना रोटेट करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। बेसिकली इस बार माउस से रोटेट करके मैंने आपको ये सिखाया कि चाहे आप वैल्यू डाल के रोटेशन करो या माउस से रोटेशन करो, वो आपकी मर्जी है। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा क्यूब स्केल भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। होप सो कि आप ये भी समझ गए होंगे कि ऑटो की को ऑन करके की फ्रेम ऐड करते हुए किस बात का ख्याल रखना है। अगर आप ऑटो की को ऑन करके की फ्रेम्स ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट की फ्रेम पर आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होंगी जिनका डाटा आप फर्स्ट की फ्रेम में स्टोर करना चाहते हो या जिन प्रॉपर्टीज़ को आप एनिमेट करना चाहते हो। जैसे मैंने आर दबा के जस्ट लेफ्ट क्लिक करके ब्लेंडर को ये बताया कि भाई इस की फ्रेम में स्केल के साथ साथ रोटेशन का डाटा भी स्टोर करना। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट की फ्रेम वाली ऑप्शन से टाइमलाइन में की फ्रेम इंसर्ट करना सिखाया और साथ ही साथ आपको ऑटो की के बारे में भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको की फ्रेम के हवाले से और भी ज़्यादा डिटेल से गाइड करूँगा और ब्लेंडर में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के सेपरेट की फ्रेम्स कैसे लगा सकते हैं वो भी डिटेल से समझेंगे।